Hello all of you. So now in this video we are going to start with question number 64. क्वेश्चन नंबर 1 to 63 मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। ये हम अपने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के कॉमर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर बात कर रहा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की, जिसको हमने मैचिंग कंसेप्ट से करना है। फर्स्ट है बिहेवियर रेफरेंट। तो देखिए बिहेवियर रेफरेंट क्या है। बिहेवियर रेफरेंट डिपेंड होता है वैल्यूज से, मिशन से, कल्चर से ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसलिए हम इसको मैच करते हैं वैल्यू और मिशन से। फोकस ऑफ अटेंशन फॉर इंटरवेंशन। देखो इंटरफेरेंस करने की नीड कब पड़ती है, जब हमारे स्टैंडर्ड मैट ना हो रहे हो, राइट। और अगर हमारे स्टैंडर्ड मैट नहीं हो रहे तो हमें अपने स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ता है, उन्हें वाइड करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो इंटरवेंशंस को हम अपनी स्ट्रेटजीज से, स्ट्रक्चरल, पर्सनल और कल्चरल स्ट्रेटजीज से क्या करेंगे, यहाँ पर मैच कर देंगे, राइट। थर्ड है कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। देखिए कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग तब करते हैं हम जब हमने अपने क्लाइमेट को, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को क्या करना हो, मैनेज करना हो। कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग से वहाँ पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और नेगेटिव एनवायरनमेंट को हटाना पड़ेगा। तो कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग किससे मैच हो जाएगी, मैनेज क्लाइमेट एंड कल्चर से। लास्ट ऑप्शन है जॉब कैटेगरीज एंड ग्रेड्स। जॉब कैटेगरीज एंड ग्रेड्स जो होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा पार्ट्स में नहीं डिवाइड होते हैं, ग्रेड्स हमेशा कम होती हैं। जैसे आरबीआई में होती है ना, ओनली 6 ग्रेड्स होते हैं, राइट। तो ग्रेड्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा नहीं होंगे, कैटेगरीज ज़्यादा नहीं होंगी जॉब की। तो इसको हम किससे करेंगे मैच, यहाँ पर फ्यू सी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर बात कर रहा है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेबी हैज़ बीन constituted under the Securities Contract and Regulation Act 1956। ये बात आप सबको ही पता होगी कि सेबी का एक खुद का एक्ट है, तो सेबी एक्ट, ओके, 1992 का है जो कि। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर सेबी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंग द डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज। कह रहे हैं कि जो सेबी जो है बनता है, कौन से मेंबर से बनता है, वो सब स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर्स रहने चाहिए। नहीं, ऐसा कोई भी कंडीशन हमने कभी नहीं पढ़ी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल फॉल्स है। द पर्पज ऑफ इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय सेबी इज टू ब्रिंग मॉनेटरी गेन टू इन्वेस्टर्स। नो वे, बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़ कि सेबी हमारे लोगों के लिए, जो भी हम इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको मॉनेटरी गेन के लिए वहाँ नहीं बैठा है। वो जस्ट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी को क्या करा गया, लाया गया है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या करें, वो प्रोटेक्ट करें कि हम कोई भी ऐसे फ्रॉड वाले काम में ना फंस जाए, या कोई भी कंपनी हमारे साथ फ्रॉड ना कर दे, ठीक है। तो ये तीनों ये स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स हो जाएगी। और फोर्थ है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। हाँ जी, बिल्कुल सही, कि कोई भी कंपनी किसी भी इन्वेस्टर के साथ वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो उसके इन्वेस्टर की प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी को क्या करा गया है, बनाया गया, राइट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 67 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर कहता है कि व्हेन टू सिक्योरिटीज रिटर्न आर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड, द रिस्क ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज जस्ट अ वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज। इन सच केस डाइवर्सिफिकेशन डज नॉट प्रोवाइड रिस्क रिडक्शन बट ओनली रिस्क एवरेजिंग। क्या है, सबसे पहले आप देखिए जो दो सिक्योरिटीज है वो क्या है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड है, यानी दोनों ही या तो ऊपर जा रही होंगी या फिर दोनों का प्राइस नीचे आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जस्ट अ मिनट, मैं आपको ये रिमूव करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है डज नॉट प्रोवाइड रिस्क रिडक्शन। यहाँ पर हमारा रिस्क रिड्यूस नहीं होगा बट ओनली रिस्क एवरेजिंग होगा, क्योंकि देखिए ना, अगर दोनों ही नीचे आ रहे हैं प्राइस तो क्या होगा, हमारा रिस्क कम हुआ क्या, दोनों अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसे लगाने का नहीं हुआ ना, तो इट डज नॉट प्रोवाइड रिस्क रिडक्शन। अगला है टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ टू रिस्क सिक्योरिटीज आर नॉट कैन बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। अगर उन्हें कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है तो वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड होना चाहिए, यानी अगर एक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो दूसरे का प्राइस नीचे आए, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक बात कर रही हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ अभी मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कैश बजट। ये सब आपको ही पता होगा कि कैश बजट बनाने का मेथड कौन सा नहीं होता है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा है, हमें पता है, हम बैलेंस शीट मेथड से भी कैश बजट बनाते हैं। रिसिप्टेंट पेमेंट मेथड भी हम अपने एनपीओ चैप्टर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। और एडजस्टेड नेट इनकम मेथड, यानी कि एडजस्टेड PLN मेथड या फिर कैश फ्लो मेथड, तो ये भी हम करते हैं। बट कैश साइकिल मेथड कोई मेथड नहीं है कैश बजट को प्रिपेयर करने का, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनटू। तो देखिए जब भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम क्लासीफाई करते हैं तो 3 में करते हैं कि सबसे पहले होता है सब स्टैंडर्ड एसेट में वो जाता है। अच्छा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती कौन सी है? जिससे हमें कोई भी बेनिफिट ना अराइज हो रहा हो, 90 डेज से ज़्यादा हो जाए, 90 डेज या 90 डेज से ज़्यादा हो जाए और उस एसेट से हमें कोई भी बेनिफिट ना मिले, तो हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को। पहला सब स्टैंडर्ड एसेट, देन डाउटफुल एसेट्स और फिर लॉस एसेट्स में उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में भी इन्होंने रॉन्ग ऑप्शन दे रखे थे एनटीए नेट वालों ने, जो आई थिंक ऑप्शंस आगे होंगे वो रॉन्ग हो गए, बट अभी हम मैच कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को हमने करना है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है तो आप याद कर लीजिए कि भाई पहला पॉलिसी से रिलेटेड है, राइट, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें याद ही करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो किसकी बात करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार अलग से भी आ जाता है और हर बार मतलब कई बार बहुत बार हम देखते हैं कि कैश फ्लो पर क्वेश्चन आता है और उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पूछ लेते हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स करके दे देते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपको पता ही होगा, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होता है। और 19 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं वो लोग अलग से कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे रिलेटेड है? लीज से रिलेटेड है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर बात कर रहा है, इंडिकेट द मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का हमें रूट बताना है अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ कर रही है। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं अभी हम। ऑप्शन से पहला है क्रॉस होल्डिंग, उसके बाद है स्पॉन्टेनियस प्राइवेटाइजेशन, इसमें तो हम अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। क्रॉस होल्डिंग की मैंने यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करा है, आप देख लीजिएगा। बट जो अभी हमसे क्वेश्चन पूछा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से मेथड से प्राइवेटाइजेशन कर रही है आजकल, तो वो है स्ट्रेटेजिक सेल मेथड से। ओके, तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल पूरा का पूरा प्राइवेट के पास चला जाता है, दैट इज स्ट्रेटेजिक सेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यूज़ कर रही है प्राइवेटाइजेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर कहते हैं, एक्सपोर्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय वन करेंसी अगेंस्ट सेलिंग अनदर करेंसी एट एन एग्रीड प्राइस फॉर सेटलमेंट ऑन द स्पॉट डेट। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही ट्रू हो जाती है यहाँ पर। और जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है इज ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2 बिजनेस डेज इन फ्यूचर। हाँ जी, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है सी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कितने दिन का टाइम मिलता है हमें? इट इज़ मोर देन 2 बिजनेस डेज इन फ्यूचर, जो भी ट्रांजैक्शन डे होती है उस दिन प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा। ओके, तो T+2, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो रही है, करेक्ट हो रही है। अब हम अगला अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर बात करें कि इनमें से कौन सी रूट है जिससे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले दो तो आप सभी को ही पता होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं, दोनों ही बड़े बेसिक से हैं। नेक्स्ट 2 भी है, ये भी रूट होती हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जाने का ये भी रूट है। कौन कौन से मेथड्स हैं वो दोनों? ये है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, PEI फुल फॉर्म भी आ सकती है इसकी, जस्ट देख लीजिएगा। उसके बाद है FVCI, दैट इज़ फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये चारों ही क्या है, मेथड्स हैं, तो यहाँ चारों ही ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैचिंग वाला कंसेप्ट आ गया है यहाँ पर हमारे पास। उसमें फर्स्ट है राइवल फॉर्म्स। राइवल फॉर्म्स को हम किससे मैच करेंगे? देखिए राइवल फॉर्म्स कौन होते हैं? हमारे कॉम्पिटिटर्स। कौन होते हैं? हमारे कॉम्पिटिटर। ठीक है, इन पर हमारा वैसे कंट्रोल नहीं होता है ज़्यादा, बट इसको हम माइक्रो इन्वायरमेंट में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट में, क्योंकि कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है बट ज़्यादा हद तक इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसको हम यहाँ मैच कर देंगे इंटरनल इन्वायरमेंट में। उसके बाद रहता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, कब चेंज हो जाती है मार्केट में, कौन सी टेक्नोलॉजी न्यू आ जाए, तो ये हमारी मैच होगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। उसके बाद आ जाता है एथिक्स इन बिजनेस। देखिए एथिक्स क्या होते हैं? किसी के लिए कोई प्रिंसिपल्स सही हो, किसी के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, किसी के कुछ सिद्धांत होते हैं, अपने अपने लाइफ के असूल होते हैं, बोलते हैं ना हम, यानी उनके खुद के अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो डिपेंड करती है उनके सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट पे। उसके बाद है इम्प्रूविंग क्वालिटी। जब भी हम इम्प्रूविंग क्वालिटी की बात करेंगे तो वो ग्लोबल इन्वायरमेंट को देख कर करेंगे, राइट, तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। देन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ बात कर रहा है, यहाँ पर हमें थ्योरीज दे रखी हैं और हमें उनके साथ मैच करना है कि वो थ्योरी किसने दी थी। तो फर्स्ट है डॉक्टर विलियम आउची। इसको हम किससे मैच करेंगे? इनकी थ्योरी मैंने यहाँ ईयर लिखे हुए हैं, आप रीड कर लिएगा कि ईयर भी आ जाते हैं। 1980 में आई थी ये, जो कि हम इसको करेंगे जेट थ्योरी के साथ मैच। इन्होंने जेट थ्योरी दी थी, राइट। उसके बाद है मैकग्रेगर। ये किसकी? इनकी थ्योरी भी काफ़ी पॉपुलर है,
ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसकी थ्योरी किसके साथ मैच होएगी। इसकी यहाँ पर थ्योरी होएगी मैच एक्स एंड वाई थ्योरी के साथ यहाँ पर। उसके बाद है हर्जबर्ग थ्योरी, आप सबको ही पता होगी, उन्होंने हायरार्की थ्योरी दी थी। लास्ट है E.H. मैस्लो की, बिल्कुल ही बेसिक सी थ्योरी है ये, हाइजीन थ्योरी, जो हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप अकॉर्डिंगली मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर बात कर रहा है कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, कभी ट्रू पूछ लेते हैं, कभी फॉल्स पूछ लेते हैं ये लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल प्रॉफिट कैन नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। देखिए, अगर आपने क्लास 12th की बुक कभी पढ़ी होगी, आप क्लास 12th को पढ़ाते हैं, तो आपने ये स्टेटमेंट बहुत बार बुक में पढ़ी होगी कि कैपिटल प्रॉफिट कैन नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, कि हमें अपने कैपिटल प्रॉफिट में से कभी भी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। बट हम 12th में इतना पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशन से अप्लाई होती है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, फुलफिल हो जाए, तो हम डिविडेंड को एज ए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट में से भी, राइट। तो ये स्टेटमेंट पूरे हद तक ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है यहाँ पर, तो फॉल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट है डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर ये इतने स्टेटमेंट देते तो ये ट्रू होती, क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही पे होता है। लेकिन आगे इन्होंने क्या बोल दिया है, देयरफॉर इट डज नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। तो ये आगे वाली स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। अगर हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इससे हमारी लिक्विडिटी पोजीशन जो है फर्म की वो अफेक्ट होएगी, बट यहाँ इन्होंने डू नॉट लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बन गई फॉल्स। एवरी कंपनी शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ लो डिविडेंड पेमेंट। ये कह रही है कि हर कंपनी को कैसी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, लो डिविडेंड पेमेंट की। ऐसा होता है कुछ नहीं, हर कंपनी का खुद पे डिपेंड होता है कि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, और उनको अपने अदर फैक्टर्स देखने होते हैं, और उस अकॉर्डिंग उन्हें अपनी पॉलिसी डिसाइड करनी होती है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी फॉल्स बन जाती है। नेक्स्ट है वॉल्टर मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट डज नॉट इफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ये भी बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि वॉल्टर मॉडल क्या कहती है कि डिविडेंड अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारी मार्केट शेयर को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इससे हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी रेपुटेशन फर्म की बढ़ेगी, मार्केट प्राइस बढ़ेगा, राइट। तो इट इफेक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने डज नॉट दे दिया। तो सारी ये स्टेटमेंट्स हमारी क्या हो गई, यहाँ पर फॉल्स हो गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, दैट इज़ फर्स्ट इज़ मोबाइल डिफेंस। अगर आपको इनके बारे में ना भी पता हो तो भी आप क्वेश्चंस को देखकर इनकी मैचिंग कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट पढ़कर आपसे ये हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए, मोबाइल डिफेंस मतलब कि हमें अपने क्या करना है, कंपनीज को बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है। तो इसका हो जाएगा द लीडर स्ट्रेचेज डोमेन ओवर न्यू टेरिटरीज थ्रू मार्केट ब्रॉडनिंग एंड मार्केटिंग डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट को डिवाइड करके या मार्केट को ब्रॉड करके हमें अपने न्यू टेरिटरीज में भी क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को ले जाना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैच कर दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होता है, कोई चीज़ बड़ी है उसको छोटा कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, कम कर देना, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस का मतलब हो जाएगा कि जो लार्ज कंपनी जो है अपने वीकर मार्केट को क्या कर रही है, गिव अप कर रही है, उनको खत्म कर रही है। लार्ज कंपनी गिव अप वीकर मार्केट एंड रीअसाइन रिसोर्सेज टू स्ट्रॉन्गर वन, और सिर्फ वहीं पर ही अपने रिसोर्सेज लगा रही है जो उनकी कंपनी, जो उनकी फर्म्स जहाँ पर अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो गिव अप करना वीकर मार्केट को, तो ये कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन पोजीशन डिफेंस, राइट। पोजीशन डिफेंस क्या है, पोजीशन डिफेंस है ऑक्यूपाइंग द मोस्ट डिजायरेबल पोजीशन इन कंज्यूमर माइंड। कंज्यूमर अपने कंज्यूमर के माइंड में एक ऐसी पोजीशन बना लेना, राइट, उनके माइंड में एक पोजीशन क्रिएट कर लेना। तो ये हो जाएगा पोजीशन डिफेंस है आपका मैच। तो ऑप्शन देख लीजिएगा आप, फर्स्ट के इसके साथ मैच हो रहा है, ए का 2, बी का 3 एंड सी का फर्स्ट के साथ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर बात कर रहा है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट इन विच ऑन ऑफ फ्लोइंग। देखिए, कॉस्ट प्लस प्राइस यानी जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आ रही है, साथ में जो भी हमने एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करना है एज ए प्रॉफिट, तो वह कहाँ पर एप्रोप्रिएट है। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कॉस्ट प्लस प्राइस, तो सभी चार्ज करेंगे। देखिए, कोई कंपनी फ्री में तो प्रोडक्ट बनाकर आपको एज ए कॉस्ट तो बेच नहीं देगी, तो वो अपना प्राइस एक्स्ट्रा जो भी प्रॉफिट होगा वो तो चार्ज करेगी। बट मोनो, क्योंकि इन्होंने एप्रोप्रिएट पूछा था, तो ये हर मेथड में एप्रोप्रिएट होता है, चाहे ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, रिफ्यूजल प्राइसिंग आ जाए, पब्लिक यूटिलिटी आ जाए, चाहे प्रोडक्ट टेलरिंग आ जाए, राइट। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में होगा। बट
मोनोपोली में ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि मोनोपोली में हमें क्या होता है, हम अलाउड होते हैं हम एक्स्ट्रा और अपनी कॉस्ट प्लस अपने प्रॉफिट के अलावा हम कुछ और भी अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हम ऐड कर सकते हैं। सो मोनोपोली में हम एक्स्ट्रा चार्ज करना ही अप्रोप्रिएट समझते हैं, तो इसलिए मोनोपोली को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शंस यहाँ क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये तीन कॉस्ट प्लस प्राइस मेथड चार्ज करना बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बट मोनोपोली में हम कुछ एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ कहता है कि स्कीमिंग इन ई बैंकिंग इज ए मेथड ऑफ, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है स्कीमिंग क्या होता है, ऊपर ऊपर से क्रीम ले लेना, राइट, जैसे हम करते हैं ना स्कीम करना होता है जो। अब स्कीमिंग यहाँ पर क्या है, एक ई बैंकिंग का मेथड है जिसमें हम फ्रॉड मैनर से, गलत वे से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन की ऊपर वाली लेयर निकाल लेते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं, चोरी कर लेती हैं उनकी, तो स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। तो इसको हम यहाँ से टिक कर देंगे, 79 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट है among all methods of charging depreciation on fixed asset diminishing balance method is the best method। कह रहे जितने भी मेथड है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के, देखिए अलग अलग मेथड है, एन्युटी बेस्ड मेथड भी होता है, डिमिनिशिंग मेथड भी होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी होता है, जो हमने क्लास 11th में पढ़े भी है डेप्रिसिएशन के मेथड से सारे। तो कह रहे हैं कि ऐसा है क्या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, नहीं हमने ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा, हमें सारे मेथड्स करवाएंगे और सारे ही मेथड्स की कुछ अपनी एडवांटेज कुछ अपने डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन हैज बीन परमिटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये रीजन बिल्कुल ही सही दे रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना होता है, जब हमने क्लेम करना होता है, तो हम इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग कौन से मेथड को परमिशन मिली गई है, अगर हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करा है तो रीजन यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक है, बट एजर्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि डिडक्शन करनी यहाँ से अलाउड करी गई है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, बट ये चीज़ कहना ये ठीक नहीं रहेगा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड हो जाता है इस वजह से। ठीक है, तो एजर्शन बिल्कुल रॉन्ग है, बट स्टेटमेंट क्या हो जाती है यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ आंसर बन जाएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 80 to 100 अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।